गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार फटाफट से वो सारी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 इज बहुत ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, पूरा रूरल डेवलपमेंट के बारे में है। क्या चीज़ें हैं रूरल डेवलपमेंट? गाइज इंडिया में प्रिडोमिनेंटली अगर इंडिया की बात करें ना, तो वो एक रूरल इकोनॉमी है। मतलब इंडिया का डेवलपमेंट अगर आप बोलोगे, अगर 68.8% गाँव में लोग रहते हैं, तो जब तक गांव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता तब तक एज एन कंट्री लेवल इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, फिर अभी रूरल डेवलपमेंट पे मेन फोकस होना चाहिए। वी नीड टू एस्टैब्लिश वन कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ रूरल जो लोग हैं उनको इम्प्रूव करे। देखो अपने मन से लिखोगे, रट्टा नहीं मारोगे। ठीक है, एवरीबडी रट्टा नहीं मारने का। वो 12th में मैं करवा के देने वाली हूँ जो रट्टा मारवाना पार्ट है। 11th में तो कुछ रट्टा नहीं मारना है। ठीक है ना। फिर क्या होगा, तो रूरल डेवलपमेंट में हमने ये भी किया कि हमने जो बेनिफिट्स है वो एक्सटेंड करने की कोशिश करी। हमने पुअरेस्ट, मतलब जो रूरल पुअर है वहाँ पे, हाउ, ताकि वो लोग भी अपने लाइवलीहुड वगैरह अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, वो लोग भी अच्छे से ज़िंदगी जी सके यार। 24/7 वहाँ पे भी लाइट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, पानी होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन। अगर आज भी मैं मेरे गांव में जाऊँ ना, तो वहाँ पे मुझे बाहर जाके से जियो नहीं चलता, वहाँ पे एयरटेल का रेंज धीरे धीरे आता है। तो यार वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रूरल में कौन कौन आएगा? रूरल डेवलपमेंट की जब आप बात कर रहे हो तो स्मॉल स्केल फार्मर्स आएंगे, टीनेंट्स आएंगे, लैंडलेस वगैरह सारे जन आ जाएंगे। ठीक है, मीनिंग में अपन ने क्या देखा था कि वो उसका सबसेट है, डेवलपमेंट का सबसेट है रूरल डेवलपमेंट। ओके, दूसरा पॉइंट अपने क्या देखा था कि रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगी वहाँ के लोगों की, और साथ ही साथ अगर उनकी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी तो इंडिया से आप पॉवर्टी को एलिवेट नहीं कर सकते। चारों पॉइंट्स को रिलेटेड है। वापस से एक बार चेन सिस्टम में याद रखो, अगर रूरल डेवलपमेंट नहीं, सबसे पहले तो वो उसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, ओके, मतलब ये समझ में आता है सबसेट है वो डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट ये अगर सेट है तो रूरल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। ओके, जब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब आप का इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगा बॉस। ओके, ग्रोथ नहीं होगा तो क्वालिटी जो लाइफ है, जो वहाँ की गांव में जो क्वालिटी लाइफ है वो इम्प्रूव नहीं होगी, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो पावर्टी, गरीबी कैसे हटाओगे? गरीबी नहीं हटेगी, एलिवेशन ऑफ पावर्टी नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ एकदम को रिलेटेड है। कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे आंसर्स को लर्न करने के लिए। येस, व्हाट वाज द वेरियस एस्पेक्ट्स, कौन कौन से बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो हमने रूरल डेवलपमेंट के स्टडी किए। वन वॉज एग्रीकल्चर, सेकेंड वॉज एजुकेशन, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज, और फिर आ जाएगा आपका सर्विसेज। यस, तो इसको भी अपन ने एकदम टेक्निक से लर्न किया था। वेरियस एस्पेक्ट्स क्या थे रूरल डेवलपमेंट के। तो यार रूरल का डेवलपमेंट कैसे होगा? गांव में डेवलपमेंट एग्रीकल्चर करोगे तो हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लग रहा है, एकदम ऑटोमेटिकली हो रहा है। गांव में एजुकेशन नहीं है लोगों के पास में, आज भी वो वो मेंटालिटी जो होती है, वही पुरानी वाली मेंटालिटी है। ओके, तो एग्रीकल्चर लगेगा ऑब्वियसली, रूरल का डेवलपमेंट चाहिए तो एग्रीकल्चर। एजुकेशन लेवल ऑब्वियसली यार बहुत ज़्यादा पिछड़ा मेंटालिटी होता है। मतलब कई बार वहाँ जाओ तो, मतलब हम हमारे ही घर में अगर कुछ लोगों की बात करें जो गांव में रहते हैं, तो वी कुड सी कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर मेंटालिटी एंड देयर मेंटालिटी। तो हमें ऐसा लगता है कि यार एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरियस एस्पेक्ट्स देख रहे हो अभी आप, रूरल डेवलपमेंट करना है तो वेरियस एस्पेक्ट क्या कंसिडर होने चाहिए। फिर विलेज में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और साथ ही साथ सर्विसेज होने चाहिए। सर्विसेज मतलब मान लो कोई बीमार पड़ गया तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने गांव में ही अपना इलाज हो जाना चाहिए। हेल्थ मेन सेक्टर है, हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग के लिए भी लोगों को डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अपने गाँव में ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। डन एवरीबॉडी? तो दीज वर योर 4 मेन फैक्टर्स।
तो ये 4 मेन फैक्टर्स है। इसमें से अगर तुम मुझे पूछोगे नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो है रूरल ऑक्यूपेशन। रूरल ऑक्यूपेशन, अब मुझे एक बार बताना, रूरल में स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। रूरल ऑक्यूपेशन किस चीज़ पे मेन फोकस है बताना। ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर इज योर ऑक्यूपेशन? यस और नो डियर? इज एग्रीकल्चर योर ऑक्यूपेशन? यस। अरे वहाँ से जॉब वो मिलता है ना, दाना पानी मिलता है। रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर आपको पूछा तो आपने ये 3 पॉइंट आपने कल बताया था, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। यहाँ तक अपन ने सारी चीज़ें, सिग्निफिकेंस ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट अपन ने देखा था कि गाँव का डेवलपमेंट कब होगा? जब डेल पीसी उधर आ जाएगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ई हो गया, दोनों ई का स्क्वायर हो गया। ये देखो एल से क्या है? एल से बता, बोलो। गांव में एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, मतलब कुछ लैंड रिफॉर्म्स ऐसे कि जो बहुत रिच है उनको और ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स वगैरह अलाउड नहीं किया, तो वहाँ पे लैंड के लिए लिमिट वगैरह, सीलिंग वगैरह दे दी है। कुछ रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा जो एरिया है अपना एक वाइड वैरायटी का एरिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सबसे ज़्यादा रेंट अपन नहीं कलेक्ट करे क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी है। हाँ, रेंट पे भी रेगुलेशन होना चाहिए एंड प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये जो रेंटल वाले लोग हैं, जो टीनेंट्स है, जो रेंट से रहते हैं, भाड़े से रहते हैं, उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये देखा अपन ने। फिर पी था, डेल पीसी था, तो पावर्टी एलिवेशन या इराडिकेशन बोलो, एलिवेशन बोलो, पावर्टी का एलिवेशन बोलो या फिर इराडिकेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। पॉवर्टी कम करने का एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तो दिस वाज एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड इट्स टाइप। डियर एग्रीकल्चर क्रेडिट और उसके टाइप्स, मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड इट्स टाइप्स, वो टॉपिक खत्म हो गया, रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म। अब एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, और उस कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स के लोन मिलते हैं एग्रीकल्चर को? तो एक तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म पर्पस, कोई पर्पस के बेसिस पे लोन मिल जाएगा। दूसरा टेन्योर के बेसिस पे लोन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेन्योर वाइज आप बोल रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि भाई 1 से 2 साल के लिए, 2 से 5 साल के लिए, या मोर देन 5 ईयर्स। पर्पस ये हो सकता है कि भाई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि यार बेटी की शादी है, कुछ है घर में, अनप्रोडक्टिव पर्पस है, कोई फंक्शन है, उसके लिए लोन चाहिए। डन। तो ये जो है तुम्हारा एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड इट्स टाइप, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 पार्ट पे ये डिवाइड होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, नथिंग टू वरी। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एन इम्पॉर्टेंट। अब अपन सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात, क्रेडिट मतलब क्या होता है डियर? क्रेडिट मतलब लोन, एग्रीकल्चर रिलेटेड आप लोन ले रहे हो, तो एग्रीकल्चर के लिए अगर लोन मिलना इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब यार गांव में इतना तो पैसा नहीं होता ना कि सब चीज़ अपन अपना ही पैसा लगा ले, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ पे हमें क्या करना होता है? ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए वहाँ पे पैसे लगेगा, तो वहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन वगैरह लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर को और बढ़ाना है तो लोन लगेगा। एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को हम लोग टाइम टू टाइम रिव्यूड कर रहे हैं to provide adequate and timely finance, obviously. Rural credit system gained importance because of the most Indian rural family savings are inadequate, ठीक है। गांव में ये जो क्रेडिट सिस्टम है इम्पोर्टेंस क्यों गेन किया है? बिकॉज गांव वाले के पास में इतना पैसा ही नहीं रहता है कि वो खुद का पैसे से पूरे अपने दम पे वो एग्रीकल्चर को अच्छा खासा कर सके, क्या बोलोगे, क्रॉप्स वगैरह अच्छे से लगा सके। हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? क्योंकि जो वहाँ की रूरल फैमिलीज है उनकी जो सेविंग्स होती है, जो पैसा उनके पास में जमा है, वो इनएडिक्वेट है टू फाइनेंस द फार्मिंग, ताकि हम खेती बाड़ी अच्छे से कर सके एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे कि कुआं लगाना है, कुआं बनाना है, कैनल्स चाहिए उनको, बाद में इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ क्रॉप बना के छोड़ दिया, इरिगेशन फैसिलिटीज भी तो चाहिए। यस और नो एवरीबॉडी?
तो ये एक जनरल पार्ट था, कुछ भी यहाँ नया नहीं था, ठीक है। पहले क्या बोला, ये एक इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए। दूसरा आपने क्या बोला, एग्रीकल्चर जो भी पॉलिसीज है उसको हम लोग टाइम टू टाइम क्या करेंगे डियर, रिव्यू करेंगे, ताकि एडिक्वेट एंड टाइमली एग्रीकल्चर को फाइनेंस मिल सके। एंड तीसरा अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो गांव में जो क्रेडिट सिस्टम है वो बराबर नहीं है, क्योंकि जो सेविंग है उनके पास में इनएडिक्वेट है। डन एवरीबॉडी, ये वही है जो मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस कैसा है, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव पर्पस है या अनप्रोडक्टिव है। और ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर में 2 साल तक के लिए लोन लिया, 2 से 5 साल या 5 साल के ऊपर के लिए लोन लिया, तो ये मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे एग्जाम में। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर आप क्या बोलोगे कि इट इज क्रेडिट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ लोन्स। क्रेडिट का हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन का रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ लोन्स। ये टाइम पीरियड के बेसिस पे, वही बोला टेन्योर बोला तो टाइम पीरियड, खत्म। 3 टाइप है, शॉर्ट टर्म पर्पस, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। कहाँ लिखा है ये देखो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोला तो 2 साल तक, मीडियम बोला तो 2 से 5 तक, और लॉन्ग टर्म बोला तो 5 से ज्यादा। डन एवरीबॉडी, ये यहाँ पे भी लिखा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं डियर, इट रिफर्स टू लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 years। मतलब पहले तो यही बता दो कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 साल तक होना चाहिए। ये सिर्फ घुमाने की लाइन है, अपना आंसर बड़ा करने का लाइन है, नथिंग एल्स, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, दीज आर पेड बैक विद इन 2 years। 2 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, ऐसे लोन का 2 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है। नाम से पता चल रहा है यार, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लिया, 2 सालों तक लिया, मतलब 2 के ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 के अंदर अंदर पेमेंट करना है। डन, मेरे साथ साथ लर्न करने के लिए कोशिश करोगे। इसके अलावा इस चैप्टर को टाइम नहीं देना है, सबसे चिंती चैप्टर है, कुछ नहीं इस चैप्टर में, ट्रस्ट मी गाइस। एक वो डेल पीसी बता दिया, एक वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताया, और ऊपर जो वेरियस एस्पेक्ट्स है वो कर लिया, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर को टाइम नहीं देना है, ओके। पीरियड बता दिया तुमने। नेक्स्ट हेडिंग है अंदर, लोन्स रिक्वायर्ड फॉर, किस किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, मेन पर्पस क्या है, काय के लिए चाहिए, टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टिवेटर। जो कल्टीवेटर्स है उनका शॉर्ट टर्म, जो थोड़े समय के लिए कोई नीड होती है, जैसे सीड्स खरीदना, हाई यील्डिंग सीड्स खरीदना, पैसे तो लगेंगे ना यार, अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स खरीदना, ठीक है। कुछ रिलीजियस है, कोई सोशल सेरेमनीज वगैरह, कुछ छोटा मोटा कुछ फंक्शन है गांव में मतलब अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ऐसा फंक्शन है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। फर्टिलाइजर्स खरीदना, हाई यील्डिंग सीड्स खरीदना, ये 2 पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करके रखो बस। मीडियम टर्म लोन क्या होता है, इट रिफर्स टू लोन, आप यहाँ पे पूरे एक्सपैंड करोगे, इट रिफर्स, या फिर मीडियम टर्म क्रेडिट इट रिफर्स टू लोन्स नॉट एक्सीडिंग 5 years। क्यों, अप टू बोला ना, अप टू 5 साल, मतलब 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लोन्स इज रिक्वायर्ड फॉर, लोन क्यों चाहिए, हो सकता है कि जो जमीन है वो उसमें चीजें अच्छे से फ्लरिश नहीं हो रही है, जो क्रॉप्स है वो ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना है कुछ वो जमीन पे, एक वो, या फिर अपन कैटल वगैरह खरीदना है, या फिर कोई इक्विपमेंट खरीदना है, या फिर कैनाल्स वगैरह डिग करना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, कैटल, इक्विपमेंट एंड कैनाल्स, ठीक है, या इम्प्रूवमेंट करना लैंड पे। तो ये सारी चीजें, ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार क्रॉप बना दिया, राइस उगा दिया, उसके बाद में वो जमीन में वापस से कुछ, आई थिंक 4 to 6 मंथ के लिए उसको थोड़ा सा से खाली छोड़ना पड़ता है वो जमीन को, उसके बाद ही नेक्स्ट जो क्रॉप्स होगा तभी अपन दूसरे सीजन में वो क्रॉप उगा पाएंगे। वो जो खाली छोड़ना है ना, उस
वहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर्स या कुछ ऐसे डालना पड़ेगा, कुछ तो ऐसी टेक्निक होगी जिससे वो जो ज़मीन है वो जल्दी से जल्दी वापस से अपना रीगेन, ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करे। समझ में आ रहा है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ लैंड मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूस आप यार, कंटिन्यूस मैं तुम्हें कंटिन्यूस पढ़ाती रहूँ, 1 घंटे के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 घंटे तक तो तुम्हारा माइंड ऐसे ही ब्लॉक हो जाएगा। वैसी ज़मीन का भी हाल है यार, आप कंटिन्यूस क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो कोई ज़मीन पे। एक बार हो जाती है, फसल हो जाती है, कट जाती है, उसके बाद में उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ब्लैंक छोड़ना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप्स। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो क्रॉप्स है वो 6-6 महीने उनको हॉल्ट पीरियड चाहिए होता है। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो विद इन आफ्टर 15 डेज ऑल्सो अपन वहाँ पे कुछ ना कुछ वो ज़मीन में उगा सकते हैं। हाँ, फर्टिलिटी पीरियड, यस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स है? ऊपर कितने पॉइंट्स आए थे? सीड्स हो गए थे और छोटे समय के लिए और फर्टिलाइजर। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे फर्टिलिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बोलेंगे लैंड का, कैटल, इक्विपमेंट एंड कैनल। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, ठीक है। ओके, आंसर इतना छोटा है ना कि ट्रस्ट मी यू विल से कि मैम क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए ना कंटेंट ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप प्रॉपर चीज़ें याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आता है ना 5 मार्क के लिए, तो लिटरली यू विल थिंक कि भाई लिखूँ क्या। तो ये स्पेस मैनेजमेंट करना, ये जो बुलेट पॉइंट्स दिए हैं मैंने, बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा से एक्सपैंड होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है? ये ऐसा क्रेडिट है जो मोर देन 5 ईयर्स है, 5 साल के ऊपर है। ओके जी। पीरियड, ये तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में छोटे में लिख दिया, पीरियड इट रिफर्स टू द लोन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, नाउ ये मोर देन का साइन आप एग्जाम में बना के नहीं आना, आप यहाँ पे लिखना मोर देन, फिर ब्रैकेट में भले लिख देना लेकिन मोर देन लिख कर आई हो, ठीक है। सिर्फ साइन नहीं बना के आओगे, गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाद में बोलना मत क्यों नहीं मिले। और ये मैंने क्यों किया है, आपके जो नोट्स को मैं जितना शॉर्टकट वे आपको कंसाइज करके दे पाऊँ इसलिए दिया मैंने, ठीक है। नाउ लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 5 साल के ऊपर के लिए लोन चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए नहीं दिया गया यहाँ पे, कोई ट्रैक्टर वगैरह, कोई इक्विपमेंट्स खरीदना, ट्रैक्टर खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदने के लिए लिया होगा, ट्रैक्टर, लैंड, परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स, वहाँ पे क्या था? टेम्प्रेरी इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स ऑफ लैंड है। डन डियर, ये पॉइंट क्लियर है। तो फटाफट से मुझे एक बार बोलो, लोन काय काय के लिए चाहिए? एवरीबडी, लोन किस लिए चाहिए? शॉर्ट टर्म लोन किस लिए चाहिए? फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स के लिए चाहिए, या कोई रिलीजियस सेरेमनी करनी है, ठीक है। फसल बहुत अच्छी हो गई, चलो थोड़ा सा पार्टी करते हैं, या वो सब, ओके। मीडियम टर्म लोन काय के लिए चाहिए? बोलो, मीडियम टर्म लोन किस क्यों चाहिए आपको? टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट करना है लैंड का, ओके, वो 2 से 5 सालों का होता है, टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। और कैनल्स वगैरह डिग करोगे, और पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी, पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, यहीं पे फंसोगे आप, ठीक है। बोलो साथ साथ, एक तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो आप लैंड का, कैटल वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, यहाँ पे इक्विपमेंट है और यहाँ पे ट्रैक्टर है, कैनल्स यहाँ पे परमानेंट इम्प्रूवमेंट है, ये तो ठीक है, ज़मीन खरीदनी और ट्रैक्टर है, ठीक है। तो इक्विपमेंट ऊपर जा रहा है, ट्रैक्टर नीचे आ रहा है, ठीक है। या और कोई हेवी मशीन्स वगैरह है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो हेवी मशीन्स, तो वो भी सारी चीज़ें, ठीक है। डन एवरीबडी, या हेवी इक्विपमेंट्स लिख दो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यस, चलो मेन पॉइंट्स यही थे जिस पे अपन को फोकस करना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन थोड़ा देख लेना, पीरियड एंड लोन्स रिक्वायर्ड फॉर, हर एक जगह पीरियड एंड लोन रिक्वायर्ड फॉर, पीरियड एंड लोन्स रिक्वायर्ड फॉर, आउट ऑफ मिलने के लिए इस तरह से प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरत है, कुछ नहीं है, ठीक है। डन, बोलो।
सोर्सेस क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट के? लोन तो चाहिए, एग्रीकल्चर करना है, खेती बाड़ी करनी है, लेकिन क्या सोर्स है? मैम सच में बता रहे आपको, सच में इच्छा होती है कि यहाँ से सीए हो गए, एमबीए हो गए, लेकिन अपना खुद का बिजनेस होना। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है गांव में, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ये सारी चीज़ें करके अपना खुद का बिजनेस करके उसको एस्टैब्लिश करना, पैसे कमाना एकदम सही है, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे? मुंबई पुणे मकड़ीसी में रहते हो तुम, मतलब मुंबई पुणे दिल्ली कोलकाता यहाँ पे रहते हो, बट यहाँ से जाना है, फिर पैसा कहाँ से आएगा? काम एग्रीकल्चर करना है, पैसा कहाँ से आएगा ये बताओ? व्हाट आर द सोर्सेस? एक होता है इंस्टीट्यूशनल, कोई इंस्टीट्यूशन से, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन से ले ले हम पैसा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब जैसे जो लीगली अप्रूव नहीं है, जैसे मनी लेंडर, जमींदार, ठीक है, जो इंटरेस्ट खूब सारा ब्याज खाता है। अरे गाइस ये लोग तो ऐसे बदनाम है ना मनी लेंडर्स, गांव में जाओ और देखो 2%, 3%, मतलब 4% पे भी ब्याज पे मिलता है पैसा, पता है आपको? एंड अदर प्राइवेट सोर्सेस, या अपने कोई फ्रेंड से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे नबार्ड है, एक इंस्टीट्यूशन बना दी हमने कि एग्रीकल्चर रिलेटेड चाहिए तो आप नबार्ड में जाओ। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, गांव में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बना दिए हमने। कुछ कमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आज शांति से सिर्फ और सिर्फ अपन नॉन इंस्टीट्यूशनल करते हैं, इंस्टीट्यूशनल वाला पार्ट अपन कल फिनिश करेंगे। चलो जी आ जाओ। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ठीक है, अब आपको क्या लगता है हर कोई इंस्टीट्यूशंस में जाके लोन लेता है क्या? प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाके, प्रॉपर बैंकों के पास में जाके अपन लोन लेते हैं? नहीं, हम आज भी 40% जितना लोन लेते हैं ना वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं, 40%, ठीक है, मतलब 40% लोगों का पैसा फालतू जा रहा है, ऐसे समझ लो। दिस इज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल अभी पढ़ रहा है, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट इन इंडिया। पूरे इंडिया का 40% पब्लिक आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंड करता है। मतलब कोई तुम बैंक से प्रॉपर एप्लीकेशन तहत वैसे नहीं ले रहे हो, जहाँ पे 12% में मिलता है आप वहाँ नहीं ले रहे हो, आप तो 3% पर मंथ पे लेते हो। मतलब 3% पर मंथ कितना हो गया पता है? 36% पर एनम हो गया। और नॉर्मल अगर आप इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे वहाँ पे 12% में मिल जाएगा, यहाँ पे 36% पे दे रहे हो। इतना इंटरेस्ट लग रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है एवरीबॉडी? डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, कोई बैंकिंग के पास जाओगे, रीजनल रूरल बैंक के पास जाओगे, कोई कोऑपरेटिव बैंक के पास जाओगे तो 12% पे लोन मिल जाएगा एग्रीकल्चर, या उससे भी कम में मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल पे जाओगे तो आपको 2% से 24% हो गया, 3% पे 36% हो गया साल का, 4% पे तो 48% हो गया। ठीक है, तो बहुत हाई रेट है। बस वही लिखना आपने, जो आपने एनालिसिस किया वही आपको लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है? 40% भाई टोटल क्रेडिट इंडिया का इसी पर डिपेंड करता है। यस, इंटरेस्ट रेट जो है वो यूजुअली हाई होता है। ये देखो, हाई नहीं, वेरी हाई, हाई नहीं बोला, वेरी हाई। लैंड एंड अदर असेट्स, यहाँ पे हमें गिरवी भी रखना पड़ता है ज़मीन, और क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो ये लोग हमारा ज़मीन भी हड़प लेते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस when we are unable to pay this high interest rate, तो ये लोग क्या करते हैं अपना, they sell out our assets, mortgage with them। बिल्कुल मन से ठोको। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि नॉन इंस्टीट्यूशन है, 40% यहाँ डिपेंड करता है। आगे की पूरी कहानी मन से लिखी जा सकती है पूरी, बट ऑब्वियसली पॉइंट वाइज, एंड एकदम ऐसे लंबा चौड़ा ठोक ठोक के नहीं आना है, सिस्टमैटिक वे में लिखना है। इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी हाई है, ये पॉइंट समझा। लैंड और अदर एसेट्स आर केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और इसी कोलैटरल सिक्योरिटी को बोला जाता है मॉर्गेज। गिरवी रखना सुना आपने? गिरवी रखना।
सिक्योरिटी रखते हैं अपन, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं चुकाया तो वो गया, आपका ज़मीन गया। यस एवरीवन, वही होता है वो कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर मॉर्गेज। अब एग्जाम में ये पॉइंट्स लिख के नहीं आओगे तो एग्जामिनर समझेगा नहीं कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं की है। इतना जितना इजी चैप्टर है ना उसमें ये की पॉइंट्स हाईलाइट कर दियो, की पॉइंट्स हाईलाइट कर दियो, सिर्फ रेड मार्किंग करके जाओ ना, बहुत है, सिर्फ रेड मार्किंग करके जाओ, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है? एक तो अपना मनी लेंडर, जो पैसा उधार देने के लिए बैठा रहता है हमेशा, मनी लेंडर्स पैसा लेंड करने के लिए रहता है। मनी लेंडर्स हैज बीन वाइडली प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज। ऑब्वियसली गाँव में जाओ आज भी ये मिलेंगे, हालांकि इनको ये करने की कोशिश की है, बंद करने की कोशिश की है, बट अगर मान लो वन ऑफ योर फ्रेंड इज हैविंग मनी और अगर आपको पता है कि किसी को चाहिए तो तुम खुद उसको रेफरेंस कर दोगे, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज भी प्रिवलेंट है। इवन तो गवर्नमेंट ने हैवी स्टेप्स लिए हैं इसके अगेंस्ट में, आज भी प्रिवलेंट है, आपके भी गांव में होगा। यस और नो? मनी लेंडर्स चार्ज ह्यूज इंटरेस्ट रेट, और वो मॉर्गेज करवा देते प्रॉपर्टी, मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड ऑफ फार्मर्स, ज़मीन ही गिरवी रखवा लेता है या घर गिरवी रखवा लेंगे, ठीक है। और होता ही क्या उनके पास है, फार्मर्स के पास में अदर प्राइवेट सोर्सेज। अदर प्राइवेट सोर्सेज क्या हो जाएंगे? जैसे कि ट्रेडर्स, मान लो मनी लेंडर से लोन नहीं मिला तो हम लोग क्या करें, हमने ट्रेडर्स से लोन ले लिया, हमने लैंडलॉर्ड से लोन ले लिया, जिनके पास में खूब सारी ज़मीन है उनसे लोन ले लिया, एक आधी कमीशन एजेंट्स रहते हैं उनसे लोन ले लिया, अपने किसी रिलेटिव से अपने किसी फ्रेंड से ले लिया लोन। तो दीज आर योर एग्जाम। अच्छा, आंसर का प्रेजेंटेशन देख रहे हो, आप एक ही लाइन में सब लिख सकते हो, लेकिन ऊपर नॉर्मल लिखा एंड नीचे लिखा क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव एंड फ्रेंड्स एंड एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि दोस्तों से और रिश्तेदारों से लिया तो पैसे देना नहीं पड़ता ना मोस्टली। अगर अपने अपने मॉम डैड से लिया या अपने भाई बहन से लिया तो वापस देना नहीं होता, लेकिन नहीं, उनको वापस देना है, इसलिए वर्ड क्रेडिट लिखा। लॉजिक समझ रहे क्या? अदरवाइज क्या होता है, डायरेक्टली आप एक लाइन में भी सब पॉइंट्स लिख सकते हो, बट आंसर बढ़ाना है तो बस इस चीज़ पे ध्यान रखोगे ये आंसर, ये चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो आज यहीं तक करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अपन कल करेंगे एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर। इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से कई बार 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपसे, 2-2 मार्क के क्वेश्चन, 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।